बनने जा रही जो नेपाल की नई सरकार है उसका भारत और चीन को लेकर क्या रुख है, क्यों वो भारत को गाली देते हुए आए हैं, क्या वो चीन को भी गाली देते हैं, सारी बातें आज के सेशन में हम जिक्र करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं साथियों, ये सारी हेडिंग्स के साथ, हेडलाइंस के साथ। चर्चा सब जगह बालेन शाह की हो रही है। भारत की तरफ से इनका वेलकम भी किया गया है। भारत सरकार की तरफ से इनको वेलकम के नाम पर संदेश प्रधानमंत्री का भेज दिया गया है। इस बात से कहीं ना कहीं नेपाल में जो उस समय मेयर के पद पर रहे बालेन शाह थे, वो भी इन्फ्लुएंस्ड थे और उन्होंने अपने मेयर की सीट पर बैठकर अपने पीछे ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। आजकल ये ग्रेटर सिस्टम बहुत चल रहा है और उसमें उन्होंने ग्रेटर नेपाल में बिहार को भी अपना हिस्सा दिखाया कि ये भी नेपाल का हिस्सा होगा और तब से ये विवादों में रहे। इसका मतलब ये है कि ना केवल काला पानी बल्कि इनकी नजर में बिहार भी है। आज ये व्यक्ति अगर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे में, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो ऐसे में इनकी जो भारत के प्रति भाव है वो इनके साथ इनकी लगी तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहता है, नेपाल ग्रेटर नेपाल बनना चाहता है, तो भारत क्या बनना चाहता है? इन सबको यदि यही लगता है कि भारत कमजोर है और ये भारत के क्षेत्रों को काटकर नया क्षेत्र बना ले जाएंगे, इस तरह की मानसिकता के साथ अगर हमारे पड़ोसी रहने लगेंगे तो भारत का बड़े भाई होना ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि आम में फल लगे हैं तो क्या पत्थर खाने के लिए हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन खैर, भारत के पड़ोस में जब भी कोई नई सरकार आएगी तो हम उसका वेलकम करते हैं। तो ये इस तरह की चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। नेपाल को लेकर कई बार अश्लील टिप्पणी करने के लिए भी, भारत, चाइना और अमेरिका को लेकर अश्लील टिप्पणी के कारण भी ये सुर्खियों में रहे हैं। इनकी एक पोस्ट बहुत वायरल रही है जिसमें ये देशों को गाली देते हुए दिखाई दिए हैं, कई देशों को गाली देते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि नेपाल प्रथम, और नेपाल प्रथम के नाम पर बाकी सब लोग साइड में रहो, हम नेपाल को प्राथमिकता रखते हैं। साथियों, नेपाल जैसा जो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली मतलब मेजरली भारत पर निर्भर है, उसके नेताओं का अगर ये रवैया रहता है तो वो राष्ट्रीय चुनाव जीतने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने रवि और इन दोनों को, बालेन, इन दोनों को बधाई दे दी है और हमारा हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई सरकार बनकर आती है तो हम अपनी तरफ से उसको बधाई दे देते हैं। हमारा ना तो इस बात से कभी वैमनस्य रहा कि साहब ओली को क्यों हटा दिया, प्रचंड को क्यों हटा दिया। जनता है, जनता ने जो डिसाइड किया वो किया और हमने अपनी तरफ से बधाई दे दी है। लेकिन हाँ, ये तय है कि नेपाल के अंदर वर्तमान में जो राजनेता बनकर प्रधानमंत्री बैठने जा रहे हैं वो भारत की नीतियों के लिए, भारत के प्रति अपनी नीतियों के लिए कहीं ना कहीं दबाव में भी रह सकते हैं और भारत को उनके लिए सतर्क भी रहना होगा। बालेन शाह का यह तस्वीर फिर से वायरल हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया तो लोगों ने कमेंट में यही डाला कि सर ध्यान रखना, ये ग्रेटर नेपाल बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं भारत के विषय में। खैर, नेपाल में प्रॉस्पेरिटी हो, हम ये सब चाहते हैं ताकि नेपाल ग्रो करेगा तो भारत के पड़ोस में भी शांति के माहौल होंगे और दुनिया के अंदर स्थिरता आएगी। और सत्ताएं चूंकि जिन लोगों के लंबे समय से बिठा रखी थी वो जा चुकी हैं, इसलिए हर तरह से यूथ की चर्चा, एक वो जिसने सत्ता पाई और एक वो जिसने सत्ता गवाई, और साथ ही साथ भारत के रेफरेंस में दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक भारत के लिए दक्षिण पूर्व का सहयोगी है तो एक उत्तर पूर्व का सहयोगी है। दोनों ही देश हमारे पड़ोसी हैं और दोनों ही देश भारत के लिए अत्यधिक मायने रखते हैं। साथियों, आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि नेपाल ने जो कर दिखाया वो फिर से जैन जी के लिए एक उम्मीद बनकर आया, लेकिन बांग्लादेश ने जो किया वो लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया था कि क्या यूथ इतना विरोध प्रदर्शन के बावजूद 6 सीट लाकर क्या प्रोटेस्ट केवल सुपरफिशियल रह गया? दो नमूने अब दुनिया के सामने होने जा रहे हैं, एक है नेपाल मॉडल और एक है बांग्लादेश मॉडल। बांग्लादेश मॉडल जो एकदम फेल मॉडल रहा, जहां पर जिस तरह से एनसीपी नाम की जो नई पार्टी बनी थी उसने सत्ता परिवर्तन तो किया, शेख हसीना को देश से निकाला, लेकिन एक पुराने समय से चली आ रही पार्टी बीएनपी को सत्ता सौंपकर बाहर हो गई, खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बना पाई। लेकिन नेपाल में कोई भी पुराना दल जहां जगह नहीं बना पाया। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आपको नेपाल में हुए इलेक्शन के बारे में कुछ परिचय कराते हैं। यह है निवर्तमान प्रधानमंत्री और ये होने जा रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। आप हैं बालेन शाह, काठमांडू के मेयर, जो कि अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ।
इनकी जो पार्टी बनी उसके पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव जीते और ये प्रमुख चेहरा बनकर आए। बालेन शाह का चुनाव जो है ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि वर्ष 2008 से लेकर अब तक नेपाल में 16 सालों में 13 बार सरकारें बन चुकी हैं। उनमें से पुष्पकमल दहल प्रचंड जिनका नाम है वो 4 बार प्रधानमंत्री बने और केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने। 2024 तक केपी शर्मा ओली, मतलब 2024 में जब केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए, उस समय यूथ में एक प्रकार की निराशा रही। इनका दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आना, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का पद से चले जाना, उसके बाद जैन जी को यह समझ में आना कि ये लोग आपस में ही सत्ता बदल बदल करके नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं रख रहा, इनके ही बच्चे पूरा ऐशो आराम भुगत रहे हैं। इनके बच्चों के तस्वीरें, रील्स, फोटो वायरल होने शुरू हुए और जैन जी को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों में सोशल मीडिया बैन को हथियार बनाकर जब केपी शर्मा ओली ने अपनाया, जनता उसके खिलाफ भड़क गई। भड़की जनता ने अगस्त सितंबर 2025 में सत्ता से इन लोगों को उखाड़ फेंका और उसके बाद से अगस्त सितंबर 2025 से आज आप मार्च 26 में खड़े हैं। पिछले 6 महीने में यहां पर सरकार चली, अंतरिम सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सरकार के अंदर बिठाया गया सरकार चलाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद में यहां पर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के अंदर नया यूथ चुनकर आता है। साथियों, ये अपने आप में एक इतना रिफाइन मॉडल नेपाल का बनकर आया और नेपाल ने जो फिलहाल देख लिया वो एक नई पार्टी के रूप में आरएसपी का उदय देख लिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हालांकि 3.5 साल पुरानी पार्टी बताई जा रही है, ये फिलहाल अपने 165 सीटों में से 125 सीटें विजय प्राप्त कर चुकी है। नेपाल की जो संसद है साथियों, उसकी व्यवस्था में 275 सीटें होती हैं, उनमें से 110 सीटें रिप्रेजेंटेटिव सीटें हैं, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड होती हैं, अर्थात इनके लिए चुनाव नहीं होते। चुनाव 165 सीटों के लिए होते हैं। आप हैं बालेन शाह और आपके हाथ में है जीत का सर्टिफिकेट कि हां आप चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि बालेन शाह एक रैपर रहे हैं, म्यूजिशियन रहे हैं, संगीतज्ञ रहे हैं, तो आपके चुनाव प्रचार में भी एक यूथ का वो था, सिंबल था, यूथ की पहचान थी। आप मात्र 35 साल के हैं, यंगेस्ट प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं एशिया में। ऐसे में आपका चुनाव प्रचार भी बड़ा ही म्यूजिकल था। आपका चुनाव जीतकर आने के बाद का माहौल भी बड़ा म्यूजिकल था। आप फिलहाल जो माहौल देख रहे हैं, इसे बालेन शाह का ये दृश्य और उसके बाद में इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर इनकी जो पहचान है, ये घंटी इनका चुनाव चिन्ह है जिसको ये बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके समर्थकों के द्वारा, इनके द्वारा किए गए डांस को दोहराया गया। ये जीतने के बाद जो डांस दोहराव किए वो इस समय नेपाल के अंदर सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग डांस में बन चुका है। नेपाल के जो बालेन शाह हैं, ये चुनाव जीतने के बाद जो डांस स्टेप फॉलो किए थे, उस डांस स्टेप को अब यहाँ का जैन जी फॉलो कर रहा है। यानी कि एक तरह का जैन जी कनेक्ट इस तस्वीर के अंदर, इस वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं बालेन शाह के यूथ फ्रेंडली होने को, लोगों से कनेक्ट करने को। पूरी तरह इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भरा हुआ है। जहां तहां लोगों के अंदर एक माहौल था कि उन्होंने घंटी को चुनाव चिन्ह जिताकर, घंटी को वोट देकर जिता दिया है। बालेन शाह चुनाव प्रचारों के दौरान अपने पुराने राजनीतिक बयानों में भी काफी क्रिटिकल रहे हैं। नेशनलिज्म इनके अंदर एक्सट्रीम पर है। नेपाल फर्स्ट इनकी पॉलिसी है। बाकी जितने भी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, कोई भी, चाहे अमेरिका हो, उन सबके कंपैरिजन में ये नेपाल को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक इनका वीडियो इन दिनों वायरल है जिसमें ये कहते हैं कि मधेसी लोग यहां से डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर राजस्थान के जयपुर जाते हैं, उन्हें जाने की क्या जरूरत है। बाली जाते हैं, जाने की क्या जरूरत है। जब भगवान राम और माता सीता ने यहां शादी की हो नेपाल में, तो फिर उन्हें कहीं और जाने की जरूरत क्यों है। लोगों को यही शादी करनी चाहिए। मतलब इन्होंने सब तरह से सेंटिमेंट्स को कैच करते हुए नेपाल फर्स्ट को प्रमोट किया, मिथिला फर्स्ट को प्रमोट किया। आप और आपके साथ में इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल आप राजनीतिक चुनाव जीत चुके हैं। भारत की तरफ से भी बधाई दे दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से नेपाल को बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में काफी सारे इश्यूज हैं। 85,000 करोड़ का भारत और नेपाल के बीच व्यापार है, जिसमें ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। लेकिन नेपाल इन दिनों चाइना के इन्फ्लुएंस में चलता चला जा रहा है और भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर सुर्खियों में रहा है। और बालेन शाह भारत के साथ नेपाल के जो संबंध हैं उनको लेकर काफी मुखर रहे हैं।
भारत ने हालांकि नेपाल की कई मायने में समय समय पर मदद की है, फिर चाहे यहां पर आई जिस तरह के भूस्खलन हो, भूकंप हो, हम हर तरह से नेपाल को मदद करते आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा चैलेंज है केपी शर्मा ओली के समय उपजा काला पानी विवाद, जिसके चलते नेपाल ने भारत के खिलाफ एक माहौल बनने लगा था, जिनमें से भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्र, काला पानी वाला जो क्षेत्र है, उसको लेकर के नेपाल के अंदर भाव था कि आप हमारे क्षेत्र को अपने यहां दिखा रहे हो। इन्होंने केपी शर्मा ओली ने नए नोट जारी किए, नया मैप जारी किया, किताबों के अंदर भारत विरोधी माहौल तैयार किया। बाद में पता चला कि ये सब चाइना इन्फ्लुएंस्ड है, चाइना के माध्यम से नेपाल को भारत के खिलाफ बरगलाने का प्रयास है। जहां तक बात है चाइना के साथ इनके संबंधों की, तो ये चाइना को लेकर भी काफी मुखर रहे हैं। ये चाइना के साथ में ओली के जो व्यवहार थे उसके खिलाफ भी टिप्पणी करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रो चाइना व्यक्ति बालिन शाह हैं, वो प्रो नेपाल हैं। जिस तरह से तारिक रहमान ने कहा कि ना तो मैं प्रो चाइना रहूंगा, ना मैं प्रो इंडिया रहूंगा, मैं प्रो बांग्लादेश रहूंगा, ऐसे ही नेपाल ने भी यही स्टैंड लिया है कि ना प्रो इंडिया ना प्रो चाइना, प्रो नेपाल रहेंगे। तो ये नेशनलिस्ट नाम के जो राजनेता दोनों देशों में बनकर आए हैं, देखना होगा कि भारत के साथ इनके संबंध भविष्य में कैसे रहते हैं। हां, लेकिन एक लंबा जो अनुभव देकर जा रही हैं ये बातें, वो ये हैं कि यहां पर जो विरोध प्रदर्शन के रूप में छात्रों के आंदोलन हुए, जहां पर एक तरफ वो रिजल्ट तक पहुंचे और एक तरफ वो रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, यहां से एक लंबा मैसेज मिलता है। और लंबा मैसेज यही है कि अगर पेशेंस के साथ, तरीके के साथ, पॉलिटिकल तरीकों को समझकर काम किया जाता है तो नतीजे पक्ष में आते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, सत्ता का लालच था, विदेशी इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते बांग्लादेश के हालात बिगड़े। नेपाल पूरी तरह छात्रों पर केंद्रित रहा, राजनीतिक मुद्दों में नेपाल को लेकर के केंद्रित रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर ज्यादा चर्चा में नहीं बने। नेपाल ने अपने लिए सत्ता परिवर्तन चुना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, एंटी इंडिया नहीं, और नेपाल ने अपने लिए एक नई सरकार का चयन कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने साथियों के साथ इसे साझा करिए। धन्यवाद।